अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि हर बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर। आपने कभी सोचा है कि हम जो एयर में सांस लेते हैं वो कहाँ से आई? कैसे अर्थ की एयर ने अपनी शक्ल बदली है? चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं कि ये एटमॉस्फेयर कैसे इवॉल्व हुआ और किस तरह से ये हमारी जिंदगी पर असर डाल रहा है। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट हाउ द एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड। जब अर्थ बन गया था लगभग 4600 मिलियन ईयर्स पहले, ये बहुत गर्म था। अर्थ का सरफेस मोल्टन था और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये मोल्टन ही रहा। फिर जब अर्थ ठंडा हुआ तो एक सॉलिड क्रस्ट बन गया। वॉल्केनिक एक्टिविटी काफ़ी थी, वॉल्कनोज काफ़ी एक्टिव थे और ये वॉल्कनोज जो गैसेस रिलीज कर रहे थे, इन्हीं से अर्ली एटमॉस्फेयर बना। ये गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और वाटर वेपर। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे वोल्केनो इरप्ट होते हैं, जिसकी वजह से वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाते हैं और फिर यही वाटर वेपर्स टेम्परेचर कम होने की वजह से बारिश की शक्ल में दोबारा ज़मीन पर आते हैं और फिर इसी की वजह से लेक्स और ओशंस बनते हैं। अब बात करते हैं अबाउट हाउ लाइफ चेंजेस द एटमॉस्फेयर। लगभग 3500 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए जो ओशंस में रहते थे। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते थे अपने लिए फूड बनाने के लिए, और जो ऑक्सीजन का वेस्ट प्रोडक्ट था वो एटमॉस्फेयर में चला गया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप सुबह उठकर फ्रेश एयर लेने बाहर जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में था वो काफ़ी कम हो गया था। ये कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी चीज़ों में यूज़ हुआ था, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केमिकल्स बनाने में। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स मरने के बाद अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड हो गए, उनका कार्बन तवील मुद्दत के लिए फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि ऑयल और कोल में बदल गया। इनमें जो कार्बन था वो लॉक हो गया। तो आप देख रहे हैं ना कि नेचर का ये प्रोसेस कैसे कार्बन को लॉक कर लेता है, जैसे आप अपनी डायरी को लॉक करते हो ताकि कोई पढ़े ना। अब बात करते हैं लाइमस्टोन की कि ये कैसे बने। ये इन ऑर्गेनिजम्स से बन गए जिनके शेल्स कैल्शियम कार्बोनेट से बनते थे। जब ये ऑर्गेनिजम्स मरकर ओशन के बॉटम पर गिर गए तो लेयर्स ऑफ शेल्स ने एक दूसरे को प्रेस किया और उनसे लाइमस्टोन बन गया। अब ये लाइमस्टोन का कार्बन भी लॉक हो गया। आज से हजारों साल पहले इस अर्थ पर बहुत से एनिमल्स मौजूद थे जो एटमॉस्फेयर से कार्बन अब्सॉर्ब करते थे। जब वो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए तो उनकी बॉडीज फॉसिल्स में तब्दील हो गईं और उनकी बॉडीज में मौजूद कार्बन दोबारा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, और जो शेल वाले ऑर्गेनिजम्स थे उनके शेल्स लाइमस्टोन में तब्दील हो गए। आज हम उन्हीं फॉसिल्स को फ्यूल की शक्ल में अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं करंट एटमॉस्फेयर के बारे में। आज से 200 साल पहले जब ह्यूमंस ने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू की तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल दोबारा से राइज करना शुरू हो गया। आप समझ रहे हैं ना कि ये किस तरह से हुआ। ह्यूमंस ने फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना शुरू कर दिया, जैसे कि कोल और ऑयल, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाने लगी। जब हम फॉरेस्ट्स को काट देते हैं तो ट्रीज को जो काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अब्सॉर्ब करना, वो रुक जाता है। आखिर में लाइवस्टॉक कंट्रीब्यूशन मीथेन की पैदावार में इजाफा करता है जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। जी, अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। जब ये गैसेस ज्यादा हो जाती हैं तो अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है।
इस प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जैसे एक ग्रीन हाउस में प्लांट्स को सनलाइट मिलती है और वहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, वैसे ही ये गैसेस अर्थ को हीट को ट्रैप करने में मदद करती हैं। जैसे हमने डिस्कस किया, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती हैं, तो यह गैसेस अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह घेर लेती हैं। जी, अब देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहला, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी विंड के टर्बाइन्स के जरिए हासिल की जाती है। फिर आती है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी सूरज की लाइट से हासिल की जाती है। फिर टाइडल एनर्जी, वो एनर्जी है जो समंदर की लहरों या टाइड्स की मूवमेंट से हासिल की जाती है। बायोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक हैं जो नेचुरल मटेरियल्स जैसे कि प्लांट्स, बीज या वीट से बनाए जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको ग्रीन हाउस गैसेस और उनके इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स इंक्लूड होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल होकर अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं। लेकिन इन गैसेस का एक्सेस हमारे एटमॉस्फेयर पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर मेल्टिंग और एग्रीकल्चरल इश्यूज जैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक विंड पावर, टाइडल पावर और सोलर पावर का इस्तेमाल करना होगा, बजाय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस जो ग्लोबल वार्मिंग को और एलिवेट करती हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले विंड एनर्जी। विंड टर्बाइन्स की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस नहीं करते और ये एक क्लीन एनर्जी सोर्स है। और विंड पावर एटमॉस्फेयर के लिए महफूज है। लेकिन ये थोड़ा डिपेंड करता है कि एयर चल रही हो, तो जब एयर चलती है तब पावर मिलती है। टाइडल एनर्जी भी एक और अच्छा एग्जाम्पल है। हम वेव्स को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है और मून की ग्रेविटी के जरिए होता है। टाइडल स्टेशंस वाटर को एक बैरियर के पीछे ट्रैप करते हैं और जब टाइड निकलती है तो वो वाटर टर्बाइन्स को मूव कर देती है। सोलर एनर्जी का भी यूज किया जा रहा है। जब सूरज की लाइट मिलती है तो फोटोवोल्टिक सेल्स को इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये एक अमेजिंग और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। सोलर एनर्जी एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी का जरिया है। सोलर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी का जरिया है जो सूरज की लाइट से हासिल होती है। क्योंकि सूरज की लाइट दुनिया भर में दस्तयाब है और उसकी मिकदार अप्रॉक्सीमेटली अनलिमिटेड है, इसलिए सोलर एनर्जी को एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी समझा जाता है। सोलर एनर्जी एक रिलायबल और लॉन्ग टर्म एनर्जी का सॉल्यूशन है जो नेचुरल रिसोर्सेज से हासिल होती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है बायोप्लास्टिक्स। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशनल प्लास्टिक्स की, जो कि बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए। ये डिग्रेड होने में यानी ब्रेक डाउन होकर माहौल में ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं। इसके अलावा ये नॉन रिन्यूएबल यानी ऐसे रिसोर्सेज से बनते हैं जो दोबारा पैदा नहीं हो सकते। लेकिन बायोप्लास्टिक्स जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाए जाते हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। ये प्लास्टिक्स जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं और एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाते हैं। फाइनल रिकैप, आज हमने डिस्कस किया कि कैसे अर्थ्स एटमॉस्फेयर ने इवॉल्व किया। हमने देखा कि वॉल्केनोज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज सब मिलकर एटमॉस्फेयर को बदल रहे हैं। फिर हमने सीखा कि प्लांट्स और एनिमल्स ने किस तरह एटमॉस्फेयर ऑफ द एनवायरनमेंट को बदला। हमने ये भी समझा कि ग्रीन हाउस गैसेस कैसे ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कैसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे विंड, सोलर और टाइडल एनर्जी से अपने कार्बन इमिशंस को कम कर सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी में ये चेंजेस लानी हैं
ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।